एक कुंडली में जो है 12 घर होते हैं। उन 12 घरों में मंगल जब भी ऐसा एक लेसर दिन का साइन बनाता है ना, लेसर दिन का साइन मतलब जब भी मंगल 12वें घर में रहेगा, पहले घर में रहेगा, चौथे घर में रहेगा, 7वें घर में रहेगा और 8वें घर में रहेगा, तो ये बनाता है मांगलिक दोष। सो वेलकम अगेन, कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम लोकेश स्वामी है और आज हम डिटेल में समझेंगे मांगलिक दोष को। आज की अपनी चर्चा है मांगलिक दोष को डिकोड करेंगे और मैं कुछ पॉइंटर्स में आपको समझाऊंगा कि मांगलिक दोष देखते कैसे हैं और मांगलिक दोष की क्या रेलेवेंस है और क्यों इसे ऐसा खतरनाक योग बोलते हैं कि भाई नहीं, अगर ये किसी फीमेल के चार्ट में है तो अब ऐसा ही लड़का चाहिए कि भाई जिसको मांगलिक दोष जिसका कैंसिल हो रहा हो। एक मेल के चार्ट में है तो ढूंढते हैं कि भाई ऐसा एक फीमेल चार्ट चाहिए जिसमें कैंसिल हो रहा हो। और इसी भ्रम में न जाने हम कितने ऐसे अच्छे रिश्ते ठुकरा देते हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई यहाँ तो मैच मेकिंग में ये मांगलिक दोष है ही नहीं। तो डिटेल में समझेंगे इसको आज। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं मंगल क्या है। देखो, मार्स है एक फीमेल की चार्ट में मंगल रिप्रेजेंट करता है उसके हस्बैंड को और एक मेल के चार्ट में वो रिप्रेजेंट करता है उसके छोटे भाई को। मंगल क्या है? मंगल एक मार्शियनियन एनर्जी है। मंगल एक ना अंगारक, एक फायरी एनर्जी है। मंगल क्या है? फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी है। मार्स क्या है? सोल्जर है। तो ये था कुछ मोटा मोटा मंगल के बारे में। तो अब हम समझेंगे इसको ना, ये मांगलिक दोष होता क्या है और ये मांगलिक दोष जो है ये फॉर्म कैसे होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो। और आप अगर मुझसे किसी भी तरीके की 1-on-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जो पूरा डिस्क्रिप्शन जिसका मैंने बायो में दिया हुआ है। अब अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम समझते हैं मांगलिक दोष को। मांगलिक दोष क्या है? देखो, एक कुंडली में जो है 12 घर होते हैं। उन 12 घरों में मंगल जब भी ऐसा एक लेसर दिन का साइन बनाता है ना, लेसर दिन का साइन मतलब जब भी मंगल 12वें घर में रहेगा, पहले घर में रहेगा, चौथे घर में रहेगा, 7वें घर में रहेगा और 8वें घर में रहेगा, तो ये बनाता है मांगलिक दोष। अब इसको दोष क्यों बोला गया, जितना मेरी समझ में आ रहा है मैं आपको उतना डिकोड कराने की कोशिश करता हूं। देखो, मार्स की जो एनर्जी है वो जब भी कहां कहां इन्फ्यूज हो रही है, मार्स की एनर्जी वो 2nd हाउस में इन्फ्यूज हो रही है, 4th हाउस में इन्फ्यूज हो रही है, 12th हाउस में इन्फ्यूज हो रही है, 7th हाउस में और 8th हाउस में। तो ये देखो, घर दूसरा पहला घर कौन है? पहला घर है 7वें को ऑपोजिट, मतलब जो आपका स्पाउस है उसके सामने जो बंदा कौन बैठा है, पहला घर है वो आप हो। दूसरा घर क्या है? आपकी फैमिली का। चौथा घर क्या है? ओवरऑल सुख का है। 7वां घर आपके स्पाउस का है। 8th हाउस आपके इन-लॉज का है। तो मंगल जब भी अपनी मार्शियनियन अपनी एग्रेसिव एनर्जी को यहाँ पे इन्फ्यूज करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टर्बुलेंस तो जरूर आएगी। और जहां तक एक इस वाले मिथ की बात है कि जब भी ये एक लड़का मांगलिक है, दूसरी जो लड़की है वो नॉन मांगलिक है, या कोई दोनों में से एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, तो किसी की डेथ हो जाती है। तो ये तो मतलब मेरी प्रैक्टिस में तो मैंने नहीं देखा। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी वाइफ के बर्थ चार्ट के अंदर खुद उसका 8th हाउस के अंदर मार्स है और 8वें घर का मंगल जो है सबसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा वो बनाता है मांगलिक दोष। तो भैया मैंने तो ऐसा कोई भी वो नहीं देखा कि जिसकी वजह से कोई डेथ मैंने देखी हो। डेथ के देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, जब जिसकी मृत्यु लिखी होगी, ईश्वर ने जब मृत्यु डिसाइड करी होगी तब मरेगा। हर आदमी जो है अपने पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया है, उस कोई किसी के पास वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो 90% फुल है, किसी के पास 75% फुल है, किसी के पास 50% ऑक्सीजन है, किसी के पास 20% ऑक्सीजन है। तो जब जो जितना जैसा अपना भाग्य लिखा के आए हो, जैसा अपना प्रारब्ध लिखा के आए हो, वैसा आपका सिस्टम बनेगा, उतना जीवन आप जियोगे। तो बहरहाल अपने टॉप के वापस आते हैं मांगलिक दोष। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बात करता हूं कि सपोज चौथे घर में मंगल आ गया। तो चौथे घर में मंगल क्या काम कर रहा है कि चौथा घर है आपके ओवरऑल सुख का। शादी के बाद आपको कितना सुख मिलेगा वो चौथा घर बताएगा। तो मंगल को ना यहाँ पे बैठा हुआ थोड़ा अशुभ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ना वो जो एग्रेसिव नेचर होती है मंगल की, वो एग्रेसिव नेचर ना कभी भी जो लव पीस और हार्मनी वाली जगह पे एक अगर आप फाइटिंग वाली स्पिरिट ले आओगे तो हमेशा गड़बड़ी रहेगी ना भाई। आप समझो एक सोल्जर, एक योद्धा को, चौथे घर के मंगल की बात कर रहा हूँ, एक सोल्जर को, एक योद्धा को जो फुल ड्रेस्ड अप है, जो फुल लोडेड है अपनी गन्स के साथ, आपने उसको रसोई में सब्जी काटने में लगा दिया तो जाहिर सी बात है योद्धा अनकंफर्टेबल तो होगा।
और मार्स क्या काम कर रहा है, मार्स सपोज 12वें घर में बैठा है, तो 12वें घर का मार्स अपने 8th एस्पेक्ट से जो है 8वें घर को, 7वें घर, अपनी 8वीं दृष्टि से 7वें घर को इन्फ्यूज कर रहा है। 7वां घर क्या है, हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट स्पेस है, उन लोगों की अपनी जगह है, शादीशुदा जीवन है उन लोगों का। तो वहां पे क्या है, मार्शियन एनर्जी आ गई, जबकि वहां एनर्जी कौन सी चाहिए, वहां वीनस की एनर्जी चाहिए, वहां लव पीस और हार्मनी की एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो है इसको एक नाम दिया गया मांगलिक दोष। 8वें घर में मंगल बैठ के दूसरे घर को सीधा सीधा देख रहा है। दूसरा घर क्या है, वो आपकी फैमिली है। 8वां घर क्या है, जहां वो ऑलरेडी बैठ गया, वो एक नेटिव का ससुराल है। भाई आपकी कुंडली में अगर मंगल 8वें घर में बैठा है, तो व्हेन यू गेट मैरिड, तो जो 8वां घर है वो आपका ससुराल हो गया। तो वहां पे क्या है, वो मार्शियन एनर्जी आके कई बार डिस्टर्बेंस करती है। दूसरी बात, इस दोष में कितनी स्ट्रेंथ है, ये आप खाली D1 को देख के पता नहीं लगा सकते कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। आपको इसकी स्ट्रेंथ को अगर चेक करना है तो आपको अदर डिविजनल चार्ट्स भी मूव ऑन करना पड़ेगा। आपको D9 में जाके चेक करनी पड़ेगी इस जो दोष है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। 70-80% केसेस में जो है ये वैलिड ही नहीं होता, ये जो मंगल दोष है वैलिड ही नहीं होता। लेकिन लोग ना खुद सेल्फ एनालाइज करके पता नहीं कहीं पढ़ लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं, कभी सुन लिया है कि भाई इन घरों में अगर मंगल आएगा तो पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या ही भूचाल आ जाएगा। तो D9 में इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेगी कि वहां पे कितना असरदार दे रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल आपको चलो बैठा ही है इन घरों में कहीं और ये बन भी रहा है, लेकिन आप समझो कि वहीं आपका ये दोष जो है, ये मंगल जो है किसी वजह से जुपिटर के साथ कनेक्ट कर गया, जुपिटर के साथ बैठ गया, जुपिटर ने इसको देख लिया, तो कहाँ रहा मांगलिक दोष। तो इस मांगलिक दोष से आप डरना बंद करो और किसी जेन्युइन ज्ञानवान व्यक्ति से सलाह लो जब भी, खास तौर से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप डिसीजन लेने जा रहे हो। तो आई होप कि जिन पॉइंटर्स के माध्यम से मैंने आपको ये मांगलिक दोष समझाया, आपको ये मांगलिक दोष समझ में आया होगा। और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो, किस टॉपिक में मैं आपके सामने एक वीडियो लेके बताऊं, आप मुझे कमेंट में बताना। मैं कोशिश करूंगा कि अगला टॉपिक मैं आपकी ही जो मुझे कमेंट्स मिलेंगे उस पर बना पाऊँ। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।